अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में जो प्रोसेस होते तो वही सारे हैं, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप कॉमसेट्स की एक और एग्जांपल दूं कि अब कॉमसेट्स में चीज़ें क्योंकि ट्रेडिशनल वे में हो रही हैं, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि लेट से एक टीचर ने कोई बुक रिकमेंड की कि हमें ये बुक चाहिए, हमने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है, तो वो लाइब्रेरी वाले के पास आती है। लाइब्रेरियन जो होती हैं वो आगे परचेज डिपार्टमेंट को कहती हैं। परचेज डिपार्टमेंट फिर उसकी रिक्वेजिशन बनाता है, सप्लायर से कांटेक्ट करता है, फिर कोटेशंस आती हैं, फिर वो आगे डायरेक्टर से अप्रूवल लेता है, परचेज डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेता है और फिर इस तरह अकाउंट्स वाले। तो अब वो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, पता नहीं चल रहा होता, और ये सारे फिज़िकली करने पड़ते हैं, मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं और एक दूसरे से मिलना पड़ता है और मैनुअली ही सारे सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो मेरे अपने एक एक्सपीरियंस में एक चीज़ आई, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ कि मैंने एक मरतबा एक बुक रिकमेंड की और वो बुक जब मुझे मिली तो उस वक्त वो पूरा सेमेस्टर गुजर चुका था ऑलमोस्ट। तो अब ये इश्यूज आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट करें तो आप अपने ऑफिस में बैठ के ही एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं जिसको रिकमेंड करते हैं आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और फिर वो लाइब्रेरियन के पास ऑनलाइन फ़ौरन चली जाती है और फिर इस तरह परचेज डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। सारा ऑनलाइन हो रहा होता है और सारा एक प्रोक्योरमेंट के सिस्टम के थ्रू ये तमाम ऑफिस इंटरलिंक होते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लाइब्रेरियन, परचेज डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफिस, परचेज कमेटी, अकाउंट्स ऑफिस, ये सारे लिंक इंटरलिंक होते हैं और काफ़ी फास्ट हो रहा होता है। और वो बुक जिन जिन सप्लायर से बाय करनी होती है, वो जो बुक सेलर्स हैं ऑलरेडी प्री निगोशिएटेड लिस्ट में वो शामिल होते हैं और उनसे ही हम चीज़ें बाय करते हैं। वहाँ से बड़ा इजीली सर्च किया जा सकता है कि अच्छा ये 10 किस्म के बुक सेलर्स हैं और इनके पास इस बुक की ये प्राइसेस हैं और जो लोवेस्ट प्राइस होगी जिस बुक स्टोर वाले के पास, वहाँ से आप वो चूज़ कर लेंगे। तो ये इस तरह काफ़ी फास्ट हो जाता है, आप विदिन 2-3 डेज़ में ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में जो एक सेमेस्टर में मैंने बुक रिकमेंड करनी थी, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज़ करें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बुक मुझे डिलीवर हो जाती, जबकि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में मुझे ऑलमोस्ट यूँ समझें कि 3 महीने लगे उस बुक को रिसीव होने में। और एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये कि पता नहीं चलता कि किसने लेट्स से ओवर द 2 years या 1 year जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई प्रोक्योरमेंट की, इसका ऑडिट करना हो तो काफ़ी मुश्किल है ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में ये चीज़ें नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट क्या है? बेसिकली इज़ द ऑनलाइन परचेज ऑफ सप्लाईज, मटीरियल्स, एनर्जी, वर्क एंड सर्विसेज। जैसे कि मैं कह रहा कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में किसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी और कहाँ कहाँ से वो रिक्वेस्ट होती हुई अप्रूव हुई और प्रोडक्ट डिलीवर हुई, सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है जिसका ऑडिट हो सकता है। सो बेसिकली इट इनेबल्स बायर्स टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, कंपेयर प्राइसेस, फैसिलिटेट रिवर्स ऑक्शंस, ऑटोमेट पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशंस। सो जस्ट इमेजिन कि आपका बहुत सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, हर कोई अपने ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ें कर रहा होता है, जिससे पर्टिकुलरली पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ऑटोमेट हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि आपके पास प्री निगोशिएटेड सप्लायर्स होते हैं तो ऑलरेडी प्राइसेस उन्होंने बताई होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से कंपेयर करके और रिवर्स ऑक्शंस के ज़रिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सो द मेन गोल ऑफ ई प्रोक्योरमेंट इज़ टू ऑटोमेट एक्टिविटीज़ इन द परचेजिंग प्रोसेस फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स विया द वेब फॉर बेटर एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। बेसिकली दिस इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव के आप तमाम एक्टिविटीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं। For example, Volvo is a premium Swedish car manufacturer. The company operates in dozens of countries worldwide. The company has more than 30 purchasing centers in 6 continents. In the past, this has resulted in inconsistent purchasing practices, lack of collaboration among the centers, and inefficient and inconsistent procurement processes. Definitely, जब आप 6 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हैं और आपके 30 परचेजिंग सेंटर्स हैं, और अगर आप ट्रेडिशनली कर रहे हैं तो आप
डेफिनेटली फेस करेंगे इनकंसिस्टेंसी परचेजिंग प्रैक्टिसेस में, लैक ऑफ कोलैबोरेशंस होंगी ऑल दीज 30 सेंटर्स, और इनएफिशिएंसी और इनकंसिस्टेंसी तो होगी over these different activities carried out in these 30 purchasing centers. That's why Volvo is a big company. आपने देखे होगा कि Volvo ऑटो इंडस्ट्री में काम करती है, इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्सकेवेटर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स ये बनाते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनीज़ के जो परचेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इश्यूज तो आएंगे। दैट्स व्हाई द कंपनी रियलाइज एंड दे डिसाइडेड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू यूज़ ए यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। क्योंकि 30 परचेजिंग सेंटर्स हैं, तो इन 30 परचेजिंग सेंटर्स में कहीं भी कोई परचेजिंग हो तो वो यूनिफाइड वे में होनी चाहिए। तो इसलिए the company needs a unified electronic procurement system. They implemented Ariba's B2B SAP software, which resulted in a greater cohesion among the sourcing centers, better use of best practices, and reduced cost of procurement while its effectiveness increased. So, without implementing such type of software, it's very difficult to create cohesions among these 30 centers. So that's why electronic procurement is more suitable in terms of buying organizational products. राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 डिफरेंट स्टेप्स में प्रोसेस को दिखाया गया है कि ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। पहला जो है स्पेंड एनालिसिस, कि आप ऑनलाइन एनालाइज करते हैं कि बेसिकली ओवर द पीरियड कहाँ पे आप लोगों ने अखराजात किए, कहाँ आपने चीज़ें ख़रीदी, क्या क्या चीज़ें ख़रीदी, किससे ख़रीदी, और अभी मज़ीद क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं। तो आप एक कम्प्रीहेंसिव स्पेंड एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास सारी डिटेल्स होती हैं, प्रॉपर डायग्राम्स में, टेबल्स में, ग्राफ्स की फॉर्म में, और आपको सारा पता चल रहा होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो एक प्रॉपर स्पेंड एनालिसिस बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स कर लेते हैं, और फिर आप आगे डिसीजन लेते हैं क्या अगर आपको फ्यूचर में मज़ीद चीज़ें चाहिए या आपको अभी मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है, तो अब आप उनके टेंडर्स अनाउंस करते हैं, और फिर जो सप्लायर इंटरेस्टेड होते हैं वो उन टेंडर्स के अगेंस्ट अपनी कोटेशंस देते हैं, और आप नंबर 2 स्टेप में उन सप्लायर्स को असेस करते हैं कि माजी में इन्होंने कितने हमारे टेंडर्स फुलफ़िल किए हैं, और इनकी क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स कैसी रही हैं, इनकी प्राइसेस कैसी रही हैं, और क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज सप्लायर्स क्या है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सप्लायर्स के बारे में होती है, तो आप उन सप्लायर्स को असेस करते हैं, और असेस करने के बाद जो सूटेबल सप्लायर्स होते हैं जो आपके टेंडर को फुलफ़िल कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि विच वन इज़ द मोस्ट सूटेबल, और जो सूटेबल होता है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसके साथ सोर्सिंग मींस परचेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम रिवर्स ऑक्शनिंग कहते हैं, कि तमाम सप्लायर्स ने सब ने कोटेशंस दी, और जो लोवेस्ट कोटेशंस दी थी उसको आपने सिलेक्ट किया, और फिर आप उस जो लोवेस्ट बिडर होता है उसके साथ आगे आप ऑर्डर फुलफिलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह सप्लायर आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली आपको पता चलता है कि कितने सप्लायर्स हैं जो आपके मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। लेट्स से आप कहते हो कि मुझे 400 कंप्यूटर्स चाहिए, 400 कंप्यूटर्स को डिपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कौन कौन फुलफ़िल कर सकता है, और उनकी क्या क्या क्रेडिबिलिटी है, फाइनेंशियल वेबिलिटी क्या है, तो वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वो मुमकिन 5, 10, 20 जितने भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं। वो सब फिर कोटेशंस देते हैं सोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रिवर्स ऑक्शनिंग की सूरत में हो रहा होता है। तो लोवेस्ट बिडर बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट होता है, और फिर उस लोअर बिडर के साथ आप एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और फिर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इस तरह आपकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट हो जाती है, कि मीन्स प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद आप इन्वॉइसिंग, रिकन्सिलिएशन और पेमेंट का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं।
तो बेसिकली ये डिफरेंट 8 स्टेप्स हैं जिनमें स्पेंड एनालिसिस है, सप्लायर असेसमेंट है, सप्लाई आइडेंटिफिकेशन है, सोर्सिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट और इनवाइसिंग, रिकन्सिलिएशन एंड पेमेंट के स्टेप्स हैं। ये 8 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सम बुक्स में 8 से ज़्यादा भी हैं, कुछ में कम भी हैं। तो आई मीन्स ओवरऑल जो ये 8 स्टेप्स मिलके आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को एलेबोरेट करते हैं।